अभी तो आप मेरे को ये बताओ, ये हमने डिस्कस करना था, ये बैलेंस शीट है, दोनों साइड मैच कर रही हैं, हमेशा करेंगी या कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ना करें? इसका रीजन बता सकता है कोई? बैलेंस शीट की दोनों साइड्स मैच क्यों करती है? सोचो सोचो, अब अपने दिमाग दौड़ाओ, सोचो। ज्यादा टफ तो नहीं है ये, पता है इसका आंसर मैं आपको पहली क्लास में दे चुका हूं, अकाउंटिंग 11th की जो पहली क्लास। हाँ, अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, पर क्वेश्चन उससे ज्यादा डीप है, क्यों होता है ऐसा, इसका आंसर भी दे चुका हूं। अगर आज रिकॉर्डिंग खोलूं तो आंसर मिल जाएगा। एसेट्स इज, ये एसेट्स है, ये लायबिलिटी प्लस कैपिटल है, बराबर तो होता ही है, अकाउंटिंग इक्वेशन ही तो है ये जो प्लॉट हुई है। पर ऐसा होता क्यों है, क्यों इन दोनों को बराबर होना है? बहुत ही घटिया आंसर पूर्वांशी जी। लायबिलिटी ज्यादा आ जाएंगी तो बिजनेस कैसे ही चले, ये क्या आंसर है भाई? जितना कैपिटल और हमारे लायबिलिटीज मिला के हमारे पास अमाउंट है वो उतने ही। अच्छा, ये बात कर ले हम, रादर देन जितना हमारा कैपिटल और लायबिलिटीज मिला के हम उतना ही अमाउंट के एसेट्स ले पाएंगे, उससे ज्यादा रख नहीं पाएंगे। थोड़ा और बेटर बोल सकते हैं इस बात को। उतने ही होंगे, उससे ज्यादा। देखो इसका आंसर ये है, मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बताई थी, सब लोग अलग अलग टाइम पे ज्वाइन किया, पर बताया तो सबको है। लायबिलिटी, अभी जो बैलेंस शीट के हेड्स है, यहाँ क्या लिखा है और यहाँ क्या लिखा है? पर अगर आप 10-15 साल पहले की कोई कंपनी की बैलेंस, 10-15 भी नहीं, शायद उससे भी पहले, वो ना लायबिलिटी को तो आपको कई जगह लिखा दिख जाएगा, सोर्स ऑफ फंड। ये याद है किसी को? ऐसा कुछ बताया था? नहीं याद है? हाँ याद का होगा। और एसेट को एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। मैं आपको क्लास में दिखा सकता हूँ रिकॉर्डिंग, ठीक है? ये सोर्स ऑफ फंड्स है और ये एप्लीकेशन ऑफ फंड्स है। मतलब सोर्स ऑफ फंड्स का मतलब जहां से पैसा आया। अब अगर आप देखो तो बेसिकली ये साइड यही दिखाती है, कैपिटल क्या दिखाती है, किससे पैसा आया? ओनर से। बाकी लायबिलिटीज क्या दिखाती है? बाहर वालों से। तो अगर ओनर ने बिजनेस को इतने पैसे दिए 99,930 और बाकियों ने ये बचे हुए पैसे दिए, टोटल पैसे बिजनेस के पास कितने आए? 164,110। एप्लीकेशन ऑफ फंड्स क्या है कि उन पैसों से क्या क्या खरीदा। अब भाई जितने पैसे आएंगे उतने के ही तो एसेट होंगे आपके पास, और अगर सारे पैसे खर्च ना हुए तो क्या बचेगा? कैश। तो कैश इसमें बचा हुआ है ना, ये बचा हुआ कैश भी एसेट होता है, वो ये बचा हुआ है, तो इन्होंने बराबर होना ही तो है। ऐसा हो सकता है कि आपको टोटल पैसा मिले 164,110 और आप एसेट्स ले आओ 2 लाख के, ये नहीं। अब अगर आप में से कोई सोचे कि उधार पे ले आएंगे, तो भाई जैसे ही उधार पे लाओगे वो अमाउंट यहाँ भी तो ऐड हो जाएगा। और अगर आप में से किसी को लगे कि हम जरूरी थोड़ी है सारे एसेट्स लाएं, हाँ तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, जो पैसा बच जाएगा वो भी तो एसेट है, वो भी तो यहाँ लिखा आएगा। ये इसलिए मैच करता है। क्लोजिंग स्टॉक भी तो बचा हुआ एसेट ही है, आपने सामान खरीदा। और बैलेंस शीट को थोड़ा बहुत रीड कैसे करते हैं, अब इसका क्या रोल है? अगर आपको लोन लेना है तो आपसे बैंक आपकी बैलेंस शीट मांगेगा और P&L भी। क्यों? यहां उसे दिख नहीं जाएगा पहले से कितने लोन चल रहे हैं? वो लोन देने से लोगों को लगता है वो P&L देखेगा, P&L में ये देखेगा मेरा कितना प्रॉफिट है और उसके बेसिस पे मेरे को लोन दे देगा कि भाई इसको प्रॉफिट होता है लोन दे दो। पर एक चीज और मिसिंग है यहाँ पे, मान लो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा होता है पर आप पे पहले से ही 4 लोन है, तो वो प्रॉफिट तो वो 4 लोन देने में यूज हो जाएगा ना। तो उसको ये भी तो देखना है प्रॉफिट के साथ साथ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लोन्स कितने हैं, और फिर उसको ये भी देखना है कि जब इसको मेरे को कोई चीज मॉर्गेज देनी है, क्या इसके पास कोई एसेट है जो मेरे को मॉर्गेज दे पाएगा। तो बैलेंस शीट बहुत सारी चीजें सर्व करती है। जब जैसे जैसे आप सीखोगे आपको समझ में आएगा इसका क्या रोल है। एक इन्वेस्टर को शेयर्स खरीदने हैं इसी कंपनी के, ये कंपनी नहीं है, सोल प्रोप्राइटरशिप है, मान लो कंपनी है, तो वो क्या करेगा? ये थोड़ा टफ है पर इजी करने के लिए आप ऐसे देखो, वो पहले तो देखेगा कि ये जो काम करते हैं इनको सेल कितनी होती है, ठीक है? सेल जो होती है उसके बाद प्रॉफिट कितना बचता है, क्योंकि सेल बहुत हो सकती है फिर भी कंपनी लॉस में हो सकती है। उसके बाद इस कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट्स और लायबिलिटीज क्या है। ऐसा तो नहीं बहुत ज्यादा लोन्स में है, ऐसा तो नहीं कि कोई अच्छे ढंग के एसेट्स ही नहीं, क्योंकि यहाँ एसेट्स टेंजेबल एसेट्स में हमें चाहिए होता है कंपनी के पास रियल एस्टेट है, काफी दूसरी चीज। ऐसे तो नहीं कि एसेट्स भी सारे बिल रिसीवेबल और ऐसे वाले डेटर्स है जो पैसा डूब सकता है, वो भी एक चीज होती है देखने वाली। पर अब
जब अब आपको पता चला ये कितना पावरफुल टूल है किसी भी कंपनी के लिए, इसके बिना फाइनेंशियल वर्ल्ड में उसे कुछ ट्रांजैक्शन करना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो ये फिगर्स झूठी भी तो लिख सकते हैं, उसे पता है भाई लोगों ने सेल चेक करनी है, प्रॉफिट चेक करना है, गलत नंबर लिख दो और नीचे भी कुछ चेंज करके मैच करा दो। ये कैसे अवॉइड होता है? जस्टिफाई करने के लिए कुछ नहीं, कंपनी इसको फेक भी तो कर सकती है इन नंबर्स को। सीए का साइन जोड़ना। हाँ, यही तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम है। अगर ये अकाउंट्स आप ले करके किसी इंसान के पास जाओगे, बैंक के पास, मनी लेंडर के पास, वो फाड़ के फेंक देगा। मतलब दिस इज नॉट वर्थ द पेपर इट इज प्रिंटेड ऑन। अगर इस पे सीए का सिग्नेचर नहीं है, पहले ये जाता है वो अपने सीए के पास लेके जाएगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम यह है, वो इन सारी चीजों को चेक करेगा, ये नंबर सही भी लिखे हैं नहीं, ऐसे तो नहीं सेल कुछ भी। वो करेगा कैसे? वो 5 साल में सीखोगे, ठीक है, वो अभी नहीं बता सकता कि चेक ऑडिटिंग वही होता है। वो इसको ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद 2 चीजें हो सकती हैं, या तो इस पे सब कुछ सही है तो वो साइन कर देगा नीचे, इसमें कुछ चीजों में प्रॉब्लम है तो वो ना एक क्वालिफाइड रिपोर्ट सबमिट करेगा। ऑडिट रिपोर्ट में वो लिखेगा। पर नॉर्मली क्या होता है, सीए को फीस किससे मिलनी है? इसी क्लाइंट से, इसी से। अब ये भी एक फनी फैक्ट है, मेरे को इसी को ऑडिट करना है और यही मेरे को फीस देगा। अगर मैं इसकी रिपोर्ट क्वालिफाइड सबमिट करूंगा तो क्या ये मेरे को फीस देगा? चांसेस हैं। ये बोलेगा यार तुम प्रॉब्लम जानबूझ के निकाल रहे हो, चाहे उसकी प्रॉब्लम हो फिर भी वो मानेगा नहीं। तो अगर बड़ी कंपनीज में क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में प्रॉब्लम है, मोस्ट सीएस रिजाइन कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडिट करके भी पैसे तो मिलने नहीं। ये बंदा अब मैं इसकी रिपोर्ट में लिख दूंगा इसकी 10 प्रॉब्लम है, इसको लोन नहीं मिलेगा, ये नहीं होगा, मेरे को फीस थोड़ी ना देने वाला है। तो एक चीज याद रखना, अगर किसी भी कंपनी में ऑडिटिंग पीरियड में न्यूज आ जाए इसके सीए ने रिजाइन कर दिया है, मतलब बैलेंस शीट में गड़बड़ है। वरना सीए रिजाइन नहीं करेगा, क्योंकि बड़ी कंपनीज में ऑडिट फीस बहुत ज्यादा होती है। क्यों छोड़ रहा है भाई सीए वो फीस? क्योंकि उसको पता है कि अगर तो मैं बिल्कुल सही रिपोर्ट सबमिट करूंगा तो ये बंदा मुझे फीस देगा। और ये स्ट्रक्चर भी गलत है। ये स्ट्रक्चर इसलिए गलत है, मैं जिसको चेक, जो क्रिमिनल है उसी ने मेरे को पैसे देने हैं। अगर वो क्रिमिनल है तो वो मेरे को देगा ही क्यों पैसे? अगर मैं उसकी रिपोर्ट में लिख दूंगा कि अरे इसने ये गलत लिखा, ये गलत लिखा है, वो देगा ही नहीं, फीस ही नहीं देगा।